वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स। आई रोहित केशवानिया मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आप स्लाइड पर देख ही पा रहे हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर चला हुआ है और इसमें आज हमारा ये फोर्थ लेक्चर रहने वाला है। और इस फोर्थ लेक्चर के अंदर हम आज डीएनए रेप्लिकेशन और उसके कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो बिना देर के हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो डायग्राम आपको ये जो पिक्चर जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है, ये पिक्चर है फ्रांसिस क्रिक। और इन्होंने ही बताया था कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो क्या करती है, फ्लो करती है फ्रॉम डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। इनका मानना था कि डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन, और वहीं डीएनए से एमआरएनए का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। इसी को ही इन्होंने क्या कहा था, सेंट्रल डोग्मा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा मैं और आपको यहाँ पर बताना चाहूँ कि कुछ वायरस के पास ऐसी भी मतलब प्रॉपर्टीज होती हैं जो आरएनए से क्या करती हैं, डीएनए की फॉर्मेशन करने का काम करती हैं। वो भी किस एंजाइम की सहायता से, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो प्रोसेस क्या कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ये ऐसा कहने वाले कौन थे, तो हम कहते हैं टैमिन। और इनके द्वारा दी गई ये जो बात है उसको हम बोलते हैं टैमिनिज्म भी बोल देते हैं। टैमिनिज्म रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के नाम से भी हम क्या है जानते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा गया था, तो इसलिए आपको ये चीज बता दी है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब ही क्या है, रेप्लिकेशन एक प्रकार से देखा जाए तो डीएनए की कॉपी होना, मतलब किसकी, पेरेंटल डीएनए से नए डीएनए की फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन ही कहलाता है। वहीं वॉटसन एंड क्रिक की अगर बात की जाए तो इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव मॉडल दिया था रेप्लिकेशन के ऊपर। तो इनका मानना था कि जो पेरेंटल डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो टेम्पलेट के रूप में क्या करते हैं, काम करते हैं। और यहाँ पर जो नए स्ट्रैंड्स जो बनते हैं वो न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स क्या है, इनके द्वारा ही बनते हैं। आफ्टर रेप्लिकेशन जो ये जो डीएनए मॉलिक्यूल हैं इनमें से एक तो पेरेंटल कहलाता है और एक क्या कहलाता है, नया स्ट्रैंड कहलाता है। तो आप समझें एक बार, तो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस का मतलब पेरेंटल डीएनए से नए डीएनए की फॉर्मेशन होना ही रेप्लिकेशन कहलाता है। वॉटसन एंड क्रिक ने सेमी कंजर्वेटिव मॉडल दिया था रेप्लिकेशन का। इनका मानना था कि भाई डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या करते हैं, टेम्पलेट के रूप में काम करते हैं, और नए कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स क्या हैं, इन्हीं के द्वारा बनते हैं। तो इसमें से एक डीएनए तो क्या रहेगा, पेरेंटल, मतलब एक स्ट्रैंड तो क्या रहेगा, पेरेंटल, और एक स्ट्रैंड बन जाएगा नया। तो ये काम करके इन्होंने बताया। और इस काम को प्रूव करके दिखाने वाले कौन थे, मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल इन 1958। इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया। तो यहां देख पा रहे हैं आप वॉटसन एंड क्रिक जिन्होंने ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल दिया था डीएनए का, जो कि नीचे आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ये डीएनए नीचे से ओपन होकर के दिखा रखा है, यहाँ पर रेप्लिकेशन फॉर्क दिखा रखी है आपको। एक तरफ आपको कंटिन्यूअस सिंथेसिस दिखा रखी है डीएनए की, और एक तरफ डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और ये यहाँ पर जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं, ये भाई साहब जो आपको नजर आ रहे हैं, ये कौन है, वॉटसन, और ये कौन है, क्रिक। और इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल दिया गया था डीएनए का। अब आप यहाँ देखेंगे मेसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। इन्होंने भी अपना बहुत अहम योगदान दिया था, क्योंकि इन्होंने ही प्रूव करके दिखाया था कि डीएनए रेप्लिकेट करते हैं एज ए सेमी कंजर्वेटिव मैनर। तो किस प्रकार से, तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने क्या लिया, इन्होंने ई कोलाई को ग्रो कराया। ई कोलाई एक प्रकार का क्या है, बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया को अमोनियम क्लोराइड मीडियम के अंदर ग्रो कराया। लेकिन इन्होंने नाइट्रोजन को कैसा रखा, हैवी आइसोटोप की फॉर्म में रखा। हैवी आइसोटोप का मतलब क्या है कि डेंसिटी के हिसाब से क्या है, इसका अगर देखा जाए तो वेट ज्यादा मिलेगा। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ई कोलाई को अमोनियम क्लोराइड में ग्रो कराया, जिसमें यहां पर हैवी आइसोटोप्स क्या है, इन्होंने यूटिलाइज किया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये है कि जो ई कोलाई वो ग्रो करा रहे थे, तो उनमें जो डीएनए स्ट्रैंड था, उनमें जो डीएनए स्ट्रैंड था ई कोलाई के अंदर, उनके अंदर यहां पर क्या हो गया, 59 और 59 मतलब हैवी आइसोटोप क्या हो गए, वहां पर बन गए। अब हैवी आइसोटोप बन गए, तो इन्होंने क्या किया, इसको हैवी डीएनए को डिस्टिंग्विश करके देखा फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए। कैसे करके देखा, इन्होंने बाय सेंट्रिफिकेशन इन्हें सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट क्या किया था, इन्होंने यहाँ पर मीडियम किया। इसके आधार पर यहाँ पर सेग्रीगेट करने का काम इन्होंने किया था। देखिए, अगर मैं कहूँ, ये जब इन्होंने सबसे पहले इस ट्यूब के अंदर
हैवी आइसोटोप को लिया तो हैवी आइसोटोप कुछ यहाँ पर नजर आ रहे थे क्योंकि इनकी डेंसिटी क्या थी, ज्यादा थी, 15n आप ये मान के चलिएगा इनका। फिर दोबारा से जब इन्होंने क्या किया, 20 मिनट्स के लिए इसको छोड़ दिया तो ये बन गए हाइब्रिड। तो हाइब्रिड बन गए तो इनकी जो पोजीशन थी डीएनए की वो क्या हो गई, चेंज हो गई, क्योंकि इसके अंदर क्या डाल रखा है, सीजियम क्लोराइड डाल रखा है, डेंसिटी ग्रेडियंट। और जब सेंट्रीफ्यूज कराया तो यहाँ पर जो स्ट्रैंड की जो पोजीशंस थी वो क्या हो गई, यहाँ पर चेंज हो गई। और चेंज हो गई तो इस आधार पे इन्होंने कहा कि जो डीएनए है वो क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं एज ए सेमी कंजर्वेटिव मैनर। तो ध्यान से देखिएगा ई कोलाई जो सेल्स हैं पहले तो इन्होंने किसमें मीडियम में ग्रो कराया इनको, N15 में। तो यहाँ पर N15 क्या हो गए थे, इनकॉर्पोरेट हो गए थे आइसोटोप्स, और फिर इनको ट्रांसफर किया गया था अमोनियम क्लोराइड, नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड मीडियम में क्या कराया, ई कोलाई को फिर ग्रो कराया। और जब ग्रो कराया तो पहली जो जनरेशन प्राप्त हुई 20 मिनट्स में, तो जब इन्होंने आइसोलेट किया और सेंट्रीफ्यूज करके देखा डीएनए को, तो जो डेंसिटी थी वो कैसी थी, इंटरमीडिएट, इट मींस की हाइब्रिड थी। इसमें एक स्ट्रैंड तो क्या था, 15N डीएनए का था और दूसरा स्ट्रैंड क्या था, 14N डीएनए का। तो ये क्या शो कर रहा था, यहाँ पर ये पता चल रहा था कि जो नया जो डीएनए फॉर्म हुआ है वो कौन सा टाइप का है, 14N टाइप का, और वहीं जो पुराना स्ट्रैंड है वो कैसा है, 15N टाइप का है। इससे कंफर्म हो गया कि जो डीएनए रेप्लिकेट हुआ यहाँ पर वो एज ए सेमी कंजर्वेटिव मैनर में क्या हुआ है, डिवाइड हुआ। वहीं दूसरी जनरेशन के दौरान ये देखा गया कि 40 मिनट्स के आसपास, तो उन्होंने देखा कि इक्वल अमाउंट में हाइब्रिड डीएनए बन रहा है और लाइट डीएनए भी आपको देखने को मिल रहा है, मतलब लाइट डीएनए भी देखने को मिल रहा है और साथ में हाइब्रिड डीएनए भी क्या है वहां पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिएगा, इस पिक्चर से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, ये जो ई कोलाई का जो डीएनए था उसको किसके अंदर ग्रो कराया, तो हम कहेंगे अमोनियम क्लोराइड, हैवी आइसोटोप्स लिया था तो उसके साथ उसके अंदर क्या किया, इसको ग्रो कराया था। तो दोनों के दोनों डीएनए के जो स्ट्रैंड थे वो हो गए थे 15N, और फिर सीजियम क्लोराइड की सहायता से फिर जब इनको एक प्रकार से अगर देखा है सेंट्रीफ्यूगेशन कराई, तो यहाँ से डीएनए क्या हुआ, ये जो स्ट्रैंड है वो नीचे की तरफ क्या है देखने को मिला, क्योंकि डेंसिटी क्या थी, ज्यादा थी। फिर 20 मिनट्स के बाद देखा तो ये बन गए जी हाइब्रिड, और जब ये हाइब्रिड बने तो इनकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज, पोजीशन थोड़ी सी ऊपर की तरफ आ गई। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हाइब्रिड की कंडीशंस में आ चुके हैं। फिर 20 मिनट्स के बाद क्या किया, इसको आइसोलेट किया और फिर सेंट्रीफ्यूज करके देखा, तो पता चला कि यहाँ पर दो नए स्ट्रैंड्स क्या है आपको देखने को मिले, मतलब दो बैंड आपको क्या है यहाँ पर देखने को मिले। तो जब दो बैंड यहाँ पर देखने को मिले तो इससे ये प्रूव हो गया कि जो डीएनए है वो रेप्लिकेट तो करता है लेकिन एज ए सेमी कंजर्वेटिव मैनर क्या है, वो डिवाइड करता है। ये चीजें यहाँ से क्या होती है, प्रूव होती है। और यही एक्सपेरिमेंट जो डीएनए मतलब डिवाइड करता है एज ए सेमी कंजर्वेटिव मैनर, इसको प्रूव किया था एक और महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था टेलर, और उनके जो कलीग्स थे 1958 में उन्होंने सिमिलर एक्सपेरिमेंट किया विशिया फाबा के ऊपर, मतलब फाबा बीन्स के ऊपर क्या है उन्होंने काम किया था। उन्होंने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का यूज किया था और इस प्रकार से उन्होंने नया सिंथेसाइज जो डीएनए है वो प्राप्त कर लिया। और इससे प्रूव हो गया था कि जो डीएनए है, डीएनए इन क्रोमोसोम्स वो भी रेप्लिकेट करते हैं कैसे, सेमी कंजर्वेटिव मैनर। ये जो महान शख्स जो यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं यही टेलर हैं, और इन्होंने ही फाबा बीन्स के ऊपर मतलब विशिया फाबा के ऊपर क्या किया था, काम किया था। एक तो ये चीज क्या है आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हमारे पास आता है कि भाई रेप्लिकेशन होता कैसे है, मशीनरी और एंजाइम कौन कौन से रेप्लिकेशन के लिए यूज होती है। तो मैं आपको बता दूं कि डीएनए जो रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है एक पॉइंट से स्टार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, ओराई। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर ये डीएनए बनाता हूँ, ये इस तरीके से मैंने यहाँ पर डीएनए बनाया, तो ये जो डीएनए आपको जो नजर आ रहा है, तो इसमें मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है, ये है ओराई। तो ओराई है तो इसका मतलब यहीं से ही क्या होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। मतलब अगर ओराई नहीं है तो इसका मतलब रेप्लिकेशन हो ही नहीं सकता वहां पर। तो इसका मतलब जब भी डीएनए रेप्लिकेट करता है तो वहां पर आपको ओरिजिन क्या है, पॉइंट क्या है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन विद वन ओरिजिन इज कॉल्ड ए रेप्लिकॉन। मतलब एक प्रकार से अगर देखा जाए ये यूनिट है और इसमें एक क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, तो हम इसको क्या कहेंगे, यहाँ पर इसको हम रेप्लिकॉन कहेंगे क्योंकि ये रेप्लिकेट कर सकता है। ठीक है जी। और जब रेप्लिकेशन होता है तो दो स्ट्रैंड क्या होता है, यहाँ पर अनवाइंड होता है। अनवाइंड का मतलब खुल जाते हैं और फिर सेपरेट हो जाते हैं, मतलब इनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। किस एंजाइम की सहायता से, तो आप कहेंगे हेलिकेज एंजाइम की सहायता से क्या है, डीएनए यहाँ पर क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। और जैसे ही अनवाइंड होता है डीएनए मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर वाई शेप का स्ट्रक्चर क्या है आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। यहाँ पर देखिए,
मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर हेलिकेज एंजाइम जाके बाइंड हो जाता है। ये कौन सा एंजाइम बाइंड होगा यहाँ पर? तो मैंने कहा कि यहाँ पर ये हेलिकेज एंजाइम क्या हो चुका है, यहाँ पर बाइंड हो चुका है। और इस एंजाइम की वजह से ही यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या होने लगे, ब्रेक हो गए। किसके बीच में? नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में। और जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुए तो यहाँ पर वाई शेप का क्या है, स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला, जिसको हम रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। यहाँ जो दोनों स्ट्रैंड जो सेपरेट हुए हैं, दोनों के दोनों एज ए टेम्पलेट क्या करते हैं, ये काम करते हैं और नया स्ट्रैंड क्या है, ये बनाते हैं। और ये भी आपको याद रखना है, जो डीएनए है वो हमेशा रेप्लिकेट करता है 5' टू द 3' डायरेक्शन के अंदर। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद करनी। मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने मशीनरी और एंजाइम्स के बारे में बताया अभी फिलहाल थोड़ा सा। रेप्लिकेशन के अंदर मैंने आपको बताया कि डीएनए, कोई भी डीएनए है उसमें आपको क्या है, एक पॉइंट देखने को मिलेगा जिसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। और जिस भी यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन की अगर मैं बात कर रहा हूं जहां पर एक ओरिजिन है तो उसको रेप्लिकॉन भी कहा जाता है। रेप्लिकेशन के दौरान दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। किसकी वजह से? हेलिकेज एंजाइम की सहायता से, जो क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम करते हैं और वहां पर वाई शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है, जिनको रेप्लिकेशन फॉर्क कहा जाता है। अब हमारे पास ये जो वाई शेप जो बन गया है, तो इसका मतलब दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो चुके हैं। तो ये दोनों के दोनों टेम्पलेट के रूप में क्या करते हैं, काम करते हैं। और डीएनए यहाँ पर जो रेप्लिकेट करता है वो 5' टू 3' डायरेक्शन में क्या है, करता है। ये चीज भी क्या है, क्लियर होनी चाहिए। अगली बात आपको यहाँ याद रखनी है कि जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स हैं, जैसे कि डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी या फिर डीटीटीपी, ये सारे के सारे सबस्ट्रेट की तरीके से भी काम करते हैं और एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं फॉर द पॉलीमराइजेशन। मतलब नए नए बेसिस क्या है वहां पर जोड़ने का क्या करते हैं, ये काम भी करते हैं और साथ में एनर्जी भी क्या करते हैं, ये देते हैं। तो देखिए, जब भी डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो ध्यान रखिएगा, वहां पर सबसे पहले स्मॉल प्राइमर क्या होता है, सिंथेसाइज होता है। किसकी वजह से होता है? तो हम कहेंगे एन एंजाइम प्राइमेज की सहायता से। और यहाँ पर ये जो एंजाइम है, ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो क्या करता है, लगातार बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ने का काम करता है, वन अनदर थ्रू द प्राइमर स्ट्रैंड एंड फॉर्म ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और फिर वहां पर क्या है, बहुत बड़ी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या है आपको देखने को मिलती है, मतलब नया स्ट्रैंड क्या है आपको देखने को मिलता है। और वहीं रेप्लिकेशन के दौरान एक स्ट्रैंड तो आपको कंटिन्यूअसली क्या है, वहां पर स्ट्रेच आपको देखने को मिलेगा 5' टू 3' डायरेक्शन, जिसको हम कंटिन्यूअस सिंथेसिस कहते हैं और इसको हम लीडिंग स्ट्रैंड के नाम से भी जानते हैं। तो आपको अभी यहाँ पर कितना क्या बताया मैंने, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा कि डीएनए में क्या होता है, एक पॉइंट होता है जिसको ओरिजिन कहते हैं। हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, डीएनए स्ट्रैंड को ओपन करने का काम करता है। कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, वाई शेप का स्ट्रक्चर बनाता है। और उसको हम क्या कहते हैं, वाई शेप के स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, तो आपने अभी पीछे देखा तो रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, रेप्लिकेशन फॉर्क। फिर उसके बाद क्या होगा, तो मैं कहूंगा ये दोनों के दोनों डीएनए के स्ट्रैंड क्या करते हैं, टेम्पलेट के रूप में काम करते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या होगा, तो आप कह सकते हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो 5' टू 3' डायरेक्शन होता है। ठीक है जी। उसके बाद तो आप कह सकते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स है ना, वो दो तरीके से काम करते हैं, एज ए सबस्ट्रेट और एनर्जी भी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले 5' वाले डायरेक्शन पर क्या होता है, आरएनए प्राइमर जाके सिंथेसाइज हो जाता है। आरएनए प्राइमेज क्या करता है, ये बनाने का काम करता है आरएनए प्राइमर। ये भी होता है कम से कम 3 या 5 न्यूक्लियोटाइड का आपको देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जाके जुड़ जाता है प्राइमर के नजदीक और फिर वहां पे बहुत लंबी चेन बनाता है, जिसका मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या है वहां पर बननी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ रेप्लिकेशन क्या है, एक अगर मैं एक स्ट्रैंड की बात करता हूं तो वहां पर मुझे एक तरफ तो क्या है, लीडिंग स्ट्रैंड देखने को मिलेगा। इट मींस कंटीन्यूअस क्या होगी, वहां पर डीएनए की सिंथेसिस होगी। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं अदर स्ट्रैंड, तो वहां पे छोटे छोटे स्ट्रेचेस क्या है आपको देखने को मिलते हैं, जिसको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। ये जो महाशय आपको जो नजर आ रहे हैं, ये ओकाजाकी ही हैं, जिन्होंने क्या किया था, इन छोटे छोटे स्ट्रेचेस को अपना ही नाम दिया था। और इन्होंने कहा था कि एक जो डायरेक्शन है वो तो कंटिन्यूअस है और दूसरी क्या है, डिसकंटिन्यूअस क्या है, सिंथेसिस आपको देखने को मिलती है। जैसे जैसे डीएनए ओपन होता जाता है तो वैसे वैसे बार बार प्राइमर क्या है वहां पर ऐड होता जाता है एक स्ट्रैंड पर। ओकाजाकी जो फ्रेगमेंट्स हैं बाद में डीएनए लाइगेज क्या करता है, एंजाइम उनको जोड़ने का काम करता है। इस प्रकार से देखा जाए तो वो स्ट्रैंड कौन सी कहलाती है, लैगिंग स्ट्रैंड कहलाती है, जहां पर डीएनए के जो छोटे छोटे स्ट्रेचेस हैं वो आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। अगर मान लीजिए कई बार क्या होता है, रॉन्ग बेस इंट्रोड्यूस हो जाता है नए स्ट्रैंड के अंदर, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या होता है,
उसको प्रूफ रीडिंग करने का भी काम करता है, मतलब कोई गलती से गलत जगह पे तो नहीं जुड़ गया है, तो ये भी प्रूफ रीडिंग करने का काम करता है कौन, डीएनए पॉलीमरेज। वही ई कोलाई की अगर बात की जाए तो ई कोलाई के अंदर जो रेप्लिकेशन है वो लगभग 18 मिनट में क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। मतलब 2000 बेस पेयर पर सेकंड, मतलब इतनी स्पीड है। और वहीं यूकैरियोट्स की बात करें तो रेप्लिकेशन अगर देखा जाए ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस एट एस फेज। ये सबको पता है कि भाई सेल साइकिल के एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। अगर बाय चांस फेलियर इन सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, तो उस कंडीशंस में पॉलीप्लॉइडी होने के चांसेस क्या है, बढ़ जाते हैं। और ज्यादातर पॉलीप्लॉइडी आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, प्लांट्स के अंदर क्या है, देखने को मिलते हैं। तो ये था डीएनए रेप्लिकेशन। तो थोड़ा सा अगर मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँ तो अभी हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, जैसे देखिए ये हमारे पास क्या है, डीएनए, ठीक है जी। मान लीजिए ये क्या है यहाँ पर, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहाँ क्या पहुंच गया, तो मैंने कहा कि ये है जी हेलिकेज एंजाइम, ठीक है जी, हेलिकेज एंजाइम है जी। ये पहुंच गया यहाँ पर, इसने क्या किया, इस डीएनए स्ट्रैंड को ओपन कर दिया। तो ये डीएनए स्ट्रैंड ओपन हो गया, यहाँ डीएनए लाइगेज एंजाइम जुड़ चुका है। इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोल दूंगा यहाँ पर रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है जी, रेप्लिकेशन फॉर्क हो गया है। और साथ में यहाँ कुछ एसएसबी प्रोटीन भी जाके अटैच हो जाते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन बोला जाता है, एसएसबी प्रोटीन्स। ये भी क्या करते हैं, इसको दोबारा से मतलब ये दोनों स्टैंड आपस में जुड़ ना जाए, ये काम करते हैं। फिर यहाँ पर जैसे मान लीजिए 3' है तो ये क्या है, 5' है। अगर ये 5' है तो ये क्या है, 3' है। तो यहाँ एक तरफ तो क्या होगा, जैसे यहाँ 5' प्राइमर जुड़ा और प्राइमर के बाद यहाँ पर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो क्या करेगा, एक तरफ डीएनए को क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा। तो ये वाला स्ट्रैंड क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस। और दूसरे वाला यहाँ पर जैसे प्राइमर जुड़ा ये बना, फिर उसके बाद ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, डीएनए जैसे जैसे ओपन होता जाएगा, वैसे वैसे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या है आपको देखने को मिलेंगे। कुछ इस तरीके से देखिएगा, तो एक तरफ तो ऐसे छोटे छोटे स्ट्रैंड्स आपको देखने को मिले और एक तरफ क्या है, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड क्या है आपको देखने को मिलता है। तो ये जो है इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। ये वाला जो स्ट्रैंड है इसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और ऊपर वाले स्ट्रैंड को हम क्या नाम देंगे, इसको बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है जी। और इसको जोड़ने का काम कौन करता है, तो याद रखिएगा डीएनए लाइगेज एंजाइम। डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करता है, इन फ्रैगमेंट्स को जोड़ने का काम करता है। और एक प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ इस प्रकार से ये जो डीएनए है वो कंप्लीट रेप्लिकेट हो जाता है, ठीक है जी। ये कुछ थोड़ा सा हमने आपको समझाने की कोशिश की है, वैसे तो आप सभी को समझ में आ ही गया था पहले, तो उसको अच्छे तरीके से आप रीड आउट कर लीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो मेरे से जरूर पूछिएगा, है ना। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं अपने डाउट्स, या फिर कौन सा चैप्टर आपको कराना है वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारे जो कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हम आपको डेली करा रहे हैं। थोड़े थोड़े मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, मतलब आपकी जो तैयारी है वो लगातार चलती रहे, क्योंकि समय बहुत ही जल्दी से निकल जाएगा, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं और ज़्यादा टाइम हमारे पास बचा भी नहीं है। ये मान के चल लीजिए कि अप्रैल जा चुका है और मई स्टार्ट हो जाएगा, और जून में लगभग सभी एग्जाम्स क्या हैं आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि चुनाव का रिजल्ट आ चुका होगा 5 जून के आसपास। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपके जो टॉपिक्स हैं वो कवर किए जाएं, और जो हमारे साथ एस्टेट के लिए जुड़े हुए हैं या फिर एचपीएससी का जो नया एग्जाम जो होगा पीजीटी बायोलॉजी का, उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूरा कंटेंट आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। इवन रिटन एग्जाम की भी आपकी तैयारी करवाई जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, डीएनए रेप्लिकेटेड कंजर्वेटिवली, सेपरेटली, सेमी कंजर्वेटिवली या यूनिफॉर्मली। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेमी कंजर्वेटिवली, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट वाज द कंपोजिशन ऑफ हाइब्रिड डीएनए light DNA in the culture that was extracted by Michelson and Stahl from E. coli culture after 40 minutes of growth। तो देखिए 40 मिनट्स की अगर बात करें तो इक्वल अमाउंट में क्या देखने को मिला था हमें, डीएनए इक्वल अमाउंट में हमें क्या देखने को मिला था, हाइब्रिड डीएनए और लाइट डीएनए क्या है हमें देखने को मिले थे। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ऐसे जैसे ये हमारे पास क्या है 15 एंड 59 थे, ठीक है जी। जब हमने 20 मिनट्स में इसको ग्रो कराया तो ये क्या बन गए जी, हमने कहा कि ये बन गए हाइब्रिड। तो मतलब एक 15 है और एक 14, एक 15 और एक 14, तो ये बन गए थे हाइब्रिड।
तो यहाँ पर 100% क्या थे, हाइब्रिड थे। फिर दोबारा से 20 मिनट के लिए इनको फिर छोड़ दिया, तो हुआ ये कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये 4 स्ट्रैंड ऐसे देखने को मिले, और इन्हीं 4 स्ट्रैंड में आपको बता दूं, एक तो 49 आपको, फिर 49, इसके अलावा फिर आपको यहाँ पर हाइब्रिड देखने को मिले 49-50 और 49-15। तो इसका मतलब 50% हाइब्रिड और 50% आपको लाइट डीएनए क्या है देखने को मिला था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 27 आपका क्या कहता है, यहाँ पर बी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एंजाइम ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए मेन एंजाइम कौन सा है, तो याद रखिएगा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना क्या नहीं हो सकता, इसके बिना आप देख सकते हैं यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, बोथ रेप्लिकेशन अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन। भाई रेप्लिकेशन की डायरेक्शन पूछा है, तो रेप्लिकेशन की जो डायरेक्शन है वो कौन सी मिलती है, 5' to 3', हमेशा याद रखना इस चीज का। तभी तो एक स्टैंड क्या मिलेगा आपको, कंटिन्यूअस, और दूसरा क्या मिलेगा आपको, लैगिंग स्टैंड आपको देखने को मिलता है, जहां पर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आपको देखने को मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 30, which of the following enzymes joins the discontinuously synthesis DNA fragments। तो भैया ये जितने भी छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स बन गए थे, जैसे मान लो मेरी थोड़ी सी ड्राइंग यहाँ पर खराब सी बन रही है, कोई बात नहीं, यहाँ पर जैसे मान लो ये कंटिन्यूअस बन रहा है स्टैंड, है ना, और यहाँ क्या है, ये छोटे छोटे स्टैंड बन रहे हैं। तो ये जो स्टैंड छोटे छोटे जो बने हैं, तो इनको कौन सा एंजाइम जोड़ने का काम करेगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करता है, इनको जोड़ने का काम करता है। लाइगेज का मतलब ही क्या होता है, जोड़ना होता है। तो चलिए अब है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर डीएनए रेप्लिकेशन टू स्टार्ट। तो यहाँ पर क्या आएगा, डीएनए पॉलीमरेज, टेम्पलेट स्ट्रैंड, या फिर वेक्टर, या फिर ऑल ऑफ द अबोव। तो याद रखिएगा वेक्टर के अंदर ही क्या है आपको देखने को मिलता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और मैंने बताया भी था कि डीएनए के स्ट्रैंड में अगर मान लीजिए डीएनए का स्ट्रैंड है और इसके अंदर यहाँ पर मान लीजिए ओरिजिन है, ओराई है, ओराई प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं इसको रेप्लिकॉन, क्या नाम दे सकते हैं इसको, हम रेप्लिकॉन नाम दे सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हमें डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करानी है तो उसके लिए वेक्टर का होना क्या होता है बेटा, बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 32, आप यहाँ देखेंगे कौन सी सेल साइकिल में, मतलब इन विच कौन सी सेल साइकिल बोल रहा हूँ, इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस। तो आपने ये देखा होगा इस प्रकार से ये 4 आपको देखने को मिलेंगे, ये ऐसे, ये G1 फेज, ये S फेज, ये G2 फेज, और ये क्या है, M फेज है। तो G1 फेज में तो ये देखो प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, और S फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है। डीएनए क्या करता है यहाँ पर, रेप्लिकेट करता है। क्लियर। तो आप कह सकते हैं कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो S फेज में आपको देखने को मिलेगी, मतलब D में आपको क्या है देखने को मिलती है। तो ये थे आज के क्वेश्चन आंसर्स। तो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और कई बार भाई अपने व्हाट्सएप ग्रुप व्हाट्सएप पे भी लगा लिया करो, ताकि और भी ज़्यादा लोग क्या है हमारे साथ जुड़ सके और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सके। अगर किसी का कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और आपसे फिर मुलाकात होगी जल्दी ही। तब तक के लिए धन्यवाद।